हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 48। इससे पहले ऑलरेडी हमने 47 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, मोनाकी पर्वत किस सागर के सतह के नीचे स्थित एक पर्वत है। बताना है कि मोनाकी पर्वत किस सागर के सतह के नीचे स्थित एक पर्वत है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर के सतह के नीचे एक पर्वत है। ठीक है, इसका जो हाइट है लगभग 10,000 से भी अधिक है, 10,000 मीटर से अधिक है, जो कि देखेंगे कि आपका जो एवरेस्ट है उससे भी अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र के सतह के नीचे एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर, एवरेस्ट शिखर से भी देखेंगे ये अधिक है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है मोनाकी पर्वत का? 10,205 मीटर, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक पर्वत है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी ये ऊंचाई इसकी अधिक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फ्यूजियामा उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, युवा पहाड़, ज्वालामुखी पर्वत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फ्यूजियामा, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, एक पठार में खड़ी ढलान के साथ एक या अधिक किनारे हो सकते हैं। बी कथन है कि पठारों की ऊंचाई अक्सर कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक होती हैं। सी कथन है कि भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है एक पठार में खड़ी ढलान के साथ एक या एक अधिक किनारे हो सकते हैं। बिल्कुल ही कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक पठार में खड़ी ढलान के साथ एक या अधिक किनारे हो सकते हैं, बिल्कुल ही सही है। बी कथन है कि पठारों की जो ऊंचाई होती है वो अक्सर कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक होती हैं, ये भी कथन सही है। सी कथन में दे रखा है कि भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत होना चाहिए। क्यों? ठीक है, कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर कर दिया ना, ये हज़ार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कई 100 मीटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत है, यहाँ पे कई हज़ार मीटर तक नहीं कहेंगे हम। ठीक है, ये कथन गलत है कि कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक होती हैं, फिर तो वो पर्वत की श्रेणी में आ जाएगा ना। ठीक है, ये कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ए और सी का सही यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हज़ार मीटर तक ये नहीं होती हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पठार एक ऊंची समतल भूमि है। यह समतल क्षेत्र के ऊपर एक चिपटा शीर्ष भूमि है। एक पठार में खड़ी ढलानों के साथ एक या अधिक किनारे हो सकते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई 100 मीटर तक भिन्न होती हैं। हाँ ठीक है, ये सही है, 100 मीटर तक हो सकती है, कई 100 मीटर से लेकर के कई 100 मीटर तक हो सकती हैं, जैसे 1, 200, 300, 400, 500, 600 तक। ठीक है, पठार पर्वत जैसे युवा या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है कौन है? दक्कन का पठार, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,000 से लेकर के 6,000 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? केनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है।
ठीक है, ध्यान रखना है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग देखेंगे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक साथ ही साथ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का विशालतम पठार है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तो बृहस्पति ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति कोई नहीं है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा बृहस्पति है? अगर क्रम से बात करें तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। फिर कौन है? शनि। शनि के बाद जो है नंबर आता है वो आता है अरुण वरुण का, अरुण वरुण का, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे पृथ्वी से, और पृथ्वी के बाद शुरू करेंगे हम लोग, पृथ्वी के बाद शुक्र लेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा बुध है, तो एक कौन सा बच गया आपका? मंगल, तो मंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्रम से हो गए, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अवरोही क्रम में है, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह, ठीक है। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में लगाया जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पे आएगा बुध ग्रह, ठीक। फिर कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह। फिर कौन आएगा? पृथ्वी। फिर मंगल, और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे। तो ये 4 से क्रम से ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ लिस्ट तो दिया ही गया है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे आप चाहे तो इसको लर्न कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बुध, मंगल, शनि, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, शनि ग्रह का घनत्व यहाँ पे सबसे कम है। शनि ग्रह का घनत्व मात्र 687 किलोग्राम मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी का भी यहाँ पर डेटा दिया गया है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी का यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि में सबसे ज़्यादा पृथ्वी का दिख रहा है 5514 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, नीफे के बारे में, ठीक है। तो नीफे अगर लिखेंगे आप तो क्या होता है? ये NiFe Fe, नीफे, नीफे मतलब NiFe क्या होता है? निकेल, और Fe से क्या होता है? फेरस, फेरस मतलब आयरन। तो निकेल और आयरन, तो देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है? तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नीफे जो है, पृथ्वी का जो आंतरिक परत है वो नीफे से बना हुआ है, जो कि इसका पूरा रूप होता है निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बताना है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.6 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे यूरेनस के बारे में, यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तब आंसर होगा उसका 84 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? मधेपुरा, सारण, पटना, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पोत संस्थान बिहार के मधेपुरा, माफ कीजिएगा पटना, ठीक है, पटना में जो स्थान है महेंद्रू घाट, ठीक है, महेंद्रू घाट में स्थित है ये राष्ट्रीय पोत संस्थान, जो कि पटना में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, डगमारा, ठीक है, डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में प्रस्तावित है? सवाल है, डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में प्रस्तावित है? सुपौल, सारण, सिवान, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर, जो कि जिला सुपौल पड़ता है, वहाँ पे ये प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, सुपौल में, ठीक है, ये कोसी नदी पर प्रस्तावित है डगमारा जल विद्युत परियोजना, ठीक है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिला में स्थित है। बताना है आपको कि कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थित है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। और यहाँ पे देखेंगे कि 610 मेगावाट की क्षमता विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी बेगूसराय के बारे में तो लोग जानते होंगे कि यहाँ पे बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, ये भी एनटीपीसी के द्वारा संचालित है, जो कि 2018 में अधिग्रहण किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो 720 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी बक्सर में यहाँ पे एक बक्सर में देखेंगे कि यहाँ पे एक निर्माणाधीन है नवीनगर संयंत्र। ठीक है, जो कि अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है इसका प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ना, ये आप लोग को पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों की मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है। अच्छा सवाल है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों की मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है। भूकंप, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे अधिक संभावना पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखाड़ बाढ़। ठीक है, जब सुखाड़ बाढ़ आता है तो ये मनुष्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। वर्षा की कमी से पौधे, जानवर, मनुष्य के लिए अपर्याप्त पानी की आपूर्ति होती हैं। सूखा अन्य आपदाओं जैसे कि खाद्य सुरक्षा, अकाल, कुपोषण, महामारी, आबादी की विस्थापन आदि को प्रभावित कर सकता है। सोचिए कितना सारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे सुखाड़ बाढ़ आने से। भारी बारिश से नदियाँ, समुद्र, महासागर के जलस्तर में वृद्धि होती है। तटीय क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। ये बाढ़ फसलों, घरेलू पशुओं, संपत्ति और मानव जीवन को व्यापक नुकसान पहुँचाती हैं। बाढ़ के दौरान कई जानवर पानी के प्रवाह से बह जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। देख रहे हैं कितना नुकसान है बाढ़ और सूखा से। बाढ़ संभावित रूप से निम्नलिखित संचारित रोगों को संचरण को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि पानी से उत्पन्न होने रोग, जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजा, है ना, फिर है लेप्टोस्पायरोसिस रोग है, हेपेटाइटिस रोग है। ये सब चीज़ों को बढ़ा सकता है। तो सोचिए कि सिर्फ बाढ़ और सुखाने से कितनी सारी परेशानियां हैं, कितना मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि भूकंप से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज्वालामुखी विस्फोट से उतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना कि सूखा और बाढ़ से आती हैं। ठीक है, बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आता है सूखा और बाढ़। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भूकंप की अंतराल क्या है। सवाल है भूकंप की अंतराल क्या है। कथन दिया है ऑप्शन में, यह वह स्थान है जो एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं, या फिर यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान है जहाँ भूकंप आता है, या फिर यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भूकंप की अंतराल जब भी पूछे आपसे तो बताना है आंसर में कि यह एक भूकंपीय क्षेत्र है जहाँ पे कोई भूकंप आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगे के 3 प्रकार हैं। ठीक है, भूकंप जो तरंगे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वे कौन सी तरंगे हैं, तो याद रखना है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी वह घटित हुआ था, कब हुआ था। 2007 में, 1997 में, या फिर 2001 में। चलिए अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताना है आपको कि प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी, ये घटना घटित कब हुई थी। 2007 में, 1997 में, या फिर 2001 में। ठीक है, तो याद रखना ये घटना हुआ था 2001 में। ठीक है, कब हुआ था, 2001 में। 2001 का गुजरात भूकंप, जिसे कि भुज भूकंप के नाम से जाना जाता है, 26 जनवरी भारत के 52वें गणतंत्र दिवस पर सुबह सुबह लगभग 8-9 बजे आसपास में भारतीय मानक समय पर ये आया हुआ था। ठीक है, और ये भूकंप का केंद्र गुजरात के कच्छ जिला में एक गांव है चौबारी से लगभग 9 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम में ये घटना घटित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी 1997 में भी एक जबलपुर में भूकंप आया था। ठीक है, 1997 में जबलपुर में भी भूकंप आया था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 2007 में भी एक भूकंप आया था सिक्किम में। ठीक है, 2011
बात करें हम कितना का बात करें 2007 का, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, कहीं दिमाग और किस चला गया था, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। फिर से सुन लीजिएगा। 2001 में तो मैंने सही बता दिया कि ये गुजरात के भुज में आया था ये भूकंप, ठीक है। और 1997 में जबलपुर में आया था, ये भी सही है। 2007 में गुजरात में ही आया था, ठीक है, गुजरात में ही आया था, शायद इसकी तीव्रता 5.1 थी, ठीक है। और एक और आया था 2011 में भी, जो कि सिक्किम में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो दिया होगा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी उन्होंने तो बता दिया कि यहाँ पे कि 2007 में भी आया था, लेकिन ये गुजरात में आया था, 5.1 तीव्रता वाला भूकंप था। और 1997 में भी आया था, जो कि जबलपुर में आया था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 22 मई को आया था ये, ठीक है। 2001 में तुमने बता ही दिया कि ये भुज भूकंप जो है, भुज भूकंप हुआ था के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में आया था, ठीक है। इसमें कई लोगों की जान गई थी, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है। बताना है कि कौन सा एक स्थलीय आपदा है, ठीक है। चक्रवात, भूस्खलन या फिर ओलावृष्टि। तो देखिए स्थलीय आपदा कौन हो सकता है इसमें, भूस्खलन, है ना। क्यों, क्योंकि ये ज़मीन से संबंधित है। चक्रवात एक देखें सरफेस पे होने वाला है, और ओलावृष्टि ऊपर से जब ओला गिरते हैं बर्फ़ के रूप में जो गिरता है वो ओलावृष्टि कहलाता है। तो यहाँ भी भूस्खलन हो जाएगा, जो कि स्थलीय आपदा है, ये भी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी घाट में, है ना, चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं या फिर यहाँ पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी घाट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंगाल की खाड़ी अपने गर्म पानी और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के लिए जानी जाती हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गठन और तीव्रता का समर्थन कर सकती हैं, ठीक है। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे तो नहीं लिया गया है वैसे, ठीक है। बट आपको याद रखना है यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट में जैसे कि तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो इन सब राज्यों में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे चक्रवात वगैरह अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं जिनमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन है विलुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आसानी से इसका आंसर टिक कर पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त मतलब है कि जो चला गया वो वहाँ आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सक्रिय जो हमेशा आते रहते हैं, और प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है जो कभी कभी कई सालों के बाद कभी कभी वैसा जगता है, आँखें खुलती हैं, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, प्रसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जो काफ़ी समय से विस्फोट नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी भविष्य में विस्फोट होने के ये सक्षम माने जाते हैं या फिर वहाँ पे आ सकते हैं। ये ज्वालामुखी भूकंप, गैस उत्सर्जन या जमीन विरूपण जैसी गतिविधियों को संकेत दिखा सकते हैं। किसी ज्वालामुखी के निष्क्रिय रहने की अवधि आवश्यकता रूप से उसके विस्फोट की संभावना को निर्धारित नहीं करती, क्योंकि कुछ ज्वालामुखी द्वारा फूटने से पहले सदियों तक निष्क्रिय रह सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुप्त ज्वालामुखियों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है कि उनके आसपास रहने वाले समुदाय संभावित विस्फोटों के लिए तैयार रहें, ठीक है। विलुप्त ज्वालामुखी वे हैं जिनका दोबारा विस्फोट की उम्मीद नहीं होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे जो वर्तमान में फूट रहे हैं या फिर हाल में फूटे हैं या फिर वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सेशन का आखिरी सवाल है ये, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि टाइफून एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर विशेष रूप से जापान के आसपास के क्षेत्र में आता है। टाइफून अपनी तेज हवाओं, भारी बारिश और विनाशकारी तूफान की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भारत में चक्रवातों को सामान्य तौर पर चक्रवाती तूफान या गंभीर चक्रवाती तूफान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये ध्यान रखना है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टाइफून, तूफान और चक्रवात सभी अनिवार्य रूप से एक ही प्रकार के तूफान होते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में वे होते हैं उसी के आधार पर उनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज शायद कुछ नया चीज़ फील किए होंगे कि आज हम जल्दबाजी में पढ़ा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में मुझे कहीं जाना है तो समय का थोड़ा सा मांग था कि जल्दी पढ़ा दिया जाए, तो थोड़ा सा फास्टली पढ़ाए होंगे, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ी चाहूँगा। अगर कहीं कुछ गलती किए होंगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मेरा फास्ट ये पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा आज, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि सही पढ़ाए होंगे, गलत नहीं पढ़ाए होंगे, जहाँ पे गलती हुआ वो ज़रूर सुधार दिए होंगे, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ ऐसा गलती हुआ होगा ह्यूमन बीइंग के नाते तो क्षमा चाहूँगा, और वो गलती मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने 110% कोशिश किया है कि फिर भी मैं सही कंटेंट आपके तक पहुँचा दूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।